स्वागत है आपका। पूरा पश्चिम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खबर जौनपुर से है, जहां जमीनी विवाद में दबंगों ने कहर बरपाया है। यहां एक महिला और युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि वो नाली के पानी के लिए रास्ता बना रहा था, जिसे दबंगों ने न सिर्फ रोका बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। देखिए, ये मारपीट का वीडियो है, कितनी बेरहमी से लाठी डंडों से उसको मारा जा रहा है। ये पूरी घटना सिकरारा के बोधपुर गांव की है। तो इस वीडियो में आप लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन सकते हैं। जमीनी विवाद में ये मारपीट हुई है और इस युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया है। अरे रोको जाके यार। कोरोना का कहर राजधानी लखनऊ में बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है, क्योंकि डायल 112 मुख्यालय में 5 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद हेडक्वार्टर 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके चलते आप लोगों को डायल 112 पर फोन करने में अब दिक्कत हो सकती है। 5 नए मरीज मिले हैं। सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जब तक पूरा होगा तब तक हेडक्वार्टर को सील किया गया है। 48 घंटे तक बंद रहेगा मुख्यालय। गत बृहस्पतिवार को हमारे एक कर्मी, जो कि हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किए गए हैं, उनकी कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आई थी। इसके बाद हमने उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और उससे 30 लोग के और नाम प्रकाश में आए, जिनकी हम लोगों ने टेस्टिंग कराई और आज उनकी रिपोर्ट हम लोग को मिली है। तो उन 30 में से 5 लोग ऐसे हैं, यानी कुल 6 लोग हो गए जो कोविड पॉजिटिव आए हैं और वो 112 में काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों के इलाज का प्रबंध कराया गया है और आगे और कराया जा रहा है। परिवार की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। सीधे लिए चलते हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संतोष, कब खोला जाएगा ये हेडक्वार्टर? और सैनिटाइजेशन का काम जाहिर सी बात है वहां पर चल रहा होगा, लेकिन इस बीच लोगों को दिक्कत ना आए इसके लिए कोई और हेल्पलाइन फिलहाल उनको दी है क्या ऑप्शन? देखिए, बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो हेल्पलाइन सेवा है 112, जो इमरजेंसी में जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो उसी 112 के ज़रिए ही उसको पुलिस की मदद मिलती थी। अब जब 48 घंटे के लिए, आज से 48 घंटे यानी कि सोमवार से पहले 112 की सेवा या 112 का मुख्यालय काम नहीं करेगा, ये सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन इस दौरान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। उसके लिए सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर सक्रियता बरताई गई है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको पुलिस की मदद चाहिए तो 112 के प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो जिले का जो कंट्रोल रूम है वो बाकायदा काम करेगा। और इसके साथ ही दूसरी व्यवस्था जो की गई है कि प्रयागराज में जो कंट्रोल रूम बनाया गया 112 का, एक दूसरा जो सब स्टेशन है प्रयागराज में बनाया गया है, वो यथावत काम करता रहेगा। यानी कि अगर बस लोगों को इतना थोड़ा सब्र जरूर करना होगा अगले 48 घंटे तक कि अगर 112 पर कॉल करने के बाद उनका कॉल नहीं उठाई जाती है तो बेसब्र ना हो, और उसके लिए दूसरे इंतजाम भी किए जा सकते हैं। दूसरे जो तरीके हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल, चाहे ट्विटर के जरिए अपनी समस्या बताएं, पुलिस मदद जरूर करेगी। जो वहां पर जो सैनिटाइजेशन का काम है वो शुरू कर दिया गया है। जो कर्मचारी हैं जो फर्स्ट हाफ में आए थे, उनके बाद से अब कोई भी कर्मचारी वहां पर नहीं है, यानी पूरी तरीके से मुख्यालय बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। और वहां पर और जब तक सैनिटाइजेशन का काम पूरा होता है उसके बाद ही पूरी तरह सिक्योर करने के उपरांत इसको खोला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष अपडेट के लिए। उधर एक बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों से जो संवाद किया उसमें उन्होंने खासतौर पर उन्नाव का जिक्र किया है। देखिए क्यों। पीएम ने संवाद में बताया कि कैसे आया इस योजना का विचार। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब रोजगार योजना की शुभारंभ किया है, उसकी शुरुआत की है। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जन्म दरअसल उन्नाव से आए एक आइडिया से हुआ था। नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रवासियों की रंगाई पुताई जो देखी गई, और पीएम ने उन्नाव का नाम लेकर श्रमिकों की यहां पर तारीफ की। तो उन्नाव से हुआ गरीब कल्याण रोजगार अभियान का जन्म, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने बताई है।
आशीष गौर जुड़ गए हैं उन्नाव से, उन्हीं से इस पर जानकारी लेते हैं। आशीष, बताइएगा जरा क्या कनेक्शन है इस रोजगार अभियान और उन्नाव के बीच में? आप हमें सुन पा रहे हैं आशीष? लगता है आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बेहद दिलचस्प जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो श्रमिकों से आज संवाद किया, श्रमिक कल्याण रोजगार योजना जो आज लॉन्च की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उन्होंने खास तौर पर उस संवाद में उन्नाव का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि दरअसल इस योजना का जो आइडिया है वो यहीं से आया है। आशीष से एक बार फिर बात करते हैं। आशीष, उन्नाव का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने लिया और ये भी कहा कि इस योजना जो कल्याण रोजगार योजना है, इसका आइडिया उन्नाव के कारण ही आया है। क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? जी, आपको बता दें ये लॉकडाउन के टाइम की घटना है। 2 प्रवासी मजदूर आए थे यहाँ पे हसनगंज के नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ उनमें जो श्रमिक थे उन्होंने उनमें बताया कि उसी स्कूल में वो पढ़े हुए हैं और 14 दिन चूंकि यहाँ क्वारंटाइन रहना है तो कुछ हम ऐसा काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जो है पुताई रंगाई के काम वहाँ करते थे। उसी को लेके यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी रहे उसने उनको सामान दिया और उसको लेके इन श्रमिकों ने उस स्कूल को रंग रोगन करके अति सुंदर बनाया। उसी को लेके आज प्रधानमंत्री ने जो है उन्नाव की तारीफ की है। जी बिल्कुल, और उस तस्वीर को सोशल मीडिया में भी काफी लोगों ने सराहा था। लोगों ने देखा था कि किस तरह से वहां पर जो श्रमिक रुके और उनका कहना था कि वो रंगाई पुताई के काम से जुड़े हुए रहे हैं। 14 दिन तक हम गांव के संरक्षण में रह रहे हैं, यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, तो हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और इसी बात का पीएम ने जिक्र किया और कहा कि यहीं से इस रोजगार का आइडिया आया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। वहीं आगरा में हेयर सैलून के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसके तहत अब हर दुकानदार को सैलून पर आने वाले ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना होगा। उनके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब कुछ नोट करने होंगे। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ग्राहकों को एंट्री दी जाएगी। इतना ही नहीं, हर सैलून में यूज एंड थ्रो टॉवल का इस्तेमाल होगा और गुरुवार को सैलून बंद रहेंगे। तो सैलून खोलने हैं आगरा में तो किन बातों का रखना होगा ध्यान? सबका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर नोट करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एंट्री होगी। डिस्पोजेबल टॉवल इस्तेमाल किए जाएंगे। केवल 2 ही चेयर पर दूर दूर बैठेंगे 2 ग्राहक यदि आते हैं सैलून के अंदर। आने वाले हर ग्राहक का रिकॉर्ड रखना होगा सैलून चालकों को। आपको सीधे लिए चलते हैं आगरा। नितिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नितिन, कहा जा रहा है कि गुरुवार को बंद रहेगा और काफी गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें कहा गया कि थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जो है वो ग्राहक अंदर जा पाएंगे। तो क्या इतनी व्यवस्था कर पाएंगे ये सैलून चालक? देखिए, बिल्कुल आस्था, 2 चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि जो अच्छे सैलून हैं, जो फाइनेंशियली जो स्ट्रांग हैं उसके ओनर और जो एक बड़े स्तर का एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं, वो तो इस चीज़ों को कर पाएंगे। लेकिन सवाल और सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे सैलून, छोटी छोटी जो नाइयों की दुकान गलियों मोहल्लों में खुली हुई हैं, वो क्या जो नियम शर्तें प्रशासन ने रखी हैं उसको फॉलो कर पाएंगे? एक सैलून में मैं मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से पूरी तरह से ये इक्विप्ड नज़र आ रहे हैं। हेड कवर नज़र आ रहा है, मास्क लगाए हुए हैं, पूरी किट पहने हुए हैं और बाकायदा यहाँ एक रजिस्टर रखा गया है जिसमें कोई भी कस्टमर आता है तो उसको पूरी तरह से उसका डिटेल ली जा रही है, ताकि कभी आगे ज़रूरत पड़े तो ये पता चल सके कि वो व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होता है तो किस किस के कांटेक्ट में आया। तो कुल मिला के बात करते हैं जो सैलून के जो ओनर हैं उनसे। अशोक, आप बताइए कि क्या किस तरीके से प्रशासन ने क्या निर्देश दिए हैं और किस तरह से फॉलो कर रहा है? सर, 19 तारीख को प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि आपके सैलून जो है 21 तारीख को खोले जाएंगे। हाँ। और उसके आधार पर सर काफ़ी दिन से हमारे जो है बंद थे सैलून। हाँ। करीबन 2.5-3 महीने हो गए। 2.5-3 महीने के बाद अब जो है आदेश आए हैं, तो हमने जो है आज साफ़ सफाई की है और कल से अपने सैलूनों को साफ़ सफाई की है। आज आपको राहत मिली है, आदेश मिला है, तो पूरी तरह से जो नियम शर्तें हैं वो पता है आपको? जी, क्या क्या जानकारी बताइए। हमें पूरी किट के साथ काम करना है, चूँकि मुंह पे मास्क होना चाहिए और सिर पे जो है कैप होना चाहिए। ये टॉवल है वो उसको यूज एंड थ्रो होनी चाहिए, पता है? जी, यूज एंड थ्रो टॉवल होने। समझ सकते हैं, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। ये कस्टमर हैं, एक अपने हेयर कट कराने आए हैं, तो जो टॉवल आपको नज़र आ रही है ये एक ही बार यूज़ होगी और इसको थ्रो कर दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर हैं तो इनको ये टॉवल दी गई है, यूज एंड थ्रो टॉवल है। तो ऐसे में सवाल यही है कि बहुत ज़्यादा
कहा जाए सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जब किसी भी सैलून में कोई भी कस्टमर अपने हेयर कट कराने जाता है, शेविंग कराने जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से होता है जो बार बार होता है। तो ऐसे में किसी भी कैसे भी ये संक्रमण ना फैले, यही वजह है। ये हाइजीन स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रखने होंगे और कहीं ऐसा ना हो कि सैलून खुलना और ग्राहकों के लिए मुसीबत का सबब इस तरह बन जाए कि कहीं ये कोरोना स्प्रेड ना होने लगे। इसके लिए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए संतोष। उधर जौनपुर से एक अहम खबर, अभिनेता सलमान खान के खिलाफ यहां केस दर्ज हुआ है। सुशांत सिंह को खुदकुशी के लिए प्रेरित करने का यह केस है। करण जौहर और संजय लीला भंसाली के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। सलमान सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, उनको आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है इन सभी के ऊपर, जिसमें सलमान खान से लेकर करण जौहर, संजय लीला भंसाली समेत 5 लोगों के नाम हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दायर कर ली गई है। सुशांत सिंह को खुदकुशी के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान समेत 5 लोग जिनके नाम ये एफआईआर दर्ज हो गई है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जौनपुर में यह मामला दर्ज हो गया है। अभिनेता सलमान खान के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। उनके साथ इसमें करण जौहर, फिल्म निर्माता, संजय लीला भंसाली, उनके भी नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर 5 लोग हैं जिन पर यह मामला दर्ज हुआ है। तो जौनपुर से यह खबर आ रही है। अब्बास रिजवी से अपडेट लेते हैं। अब्बास, पूरी खबर बताएं, किसने दर्ज करवाया है ये केस और किस आधार पर? मैडम ये बता दें कि ये अधिवक्ता है, दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता है हिमांशु श्रीवास्तव। उन्होंने जो मौत हुई थी अभिनेता की, उन्होंने आत्महत्या किया था, उसी से उन्होंने यहाँ पर जो सलमान खान है, करण जौहर है, तमाम ऐसे जो है इनके द्वारा किया जा रहा है कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा इन लोग का वर्चस्व है। जिसको चाहते हैं उसको उनको फिल्म मिलती है और नहीं मिलती है, उसी की उसमें उन्होंने आत्महत्या किया है। उसी को लेकर यहाँ हिमांशु श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, तो लगता है अब्बास की आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पूरे देश में एक मूवमेंट सा चल पड़ा है, कई लोग तो सीबीआई जांच तक की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में जौनपुर में एक शख्स ने मामला दर्ज करवाया है 5 लोगों के खिलाफ। सुशांत सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने का ये केस जो है वो दर्ज हुआ है जौनपुर में। उधर कानपुर में दबंग बेखौफ हो गए हैं, जिसकी बानगी चकेरी इलाके में जेजे कॉलोनी के अंदर देखने को मिली, जहां बीएसपी नेता को ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। फायरिंग के बाद गंभीर हालत में बसपा नेता पिंटू सेंगर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बसपा नेता नरेंद्र उर्फ पिंटू सेंगर पर कानपुर में 4 थानों में 28 केस दर्ज थे, यानी कि मृतक खुद एक बड़ा अपराधी रहा है, जिस पर गुंडा एक्ट से लेकर गैंगस्टर एक्ट, हत्या की कोशिश तक के मामले दर्ज थे। इनमें सबसे ज्यादा मामले चकेरी थाने में ही दर्ज थे। तो कानपुर में बसपा नेता की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाया जा रहा था और इस बीच उन पर फायरिंग की गई, जिसमें उनकी जान चली गई। प्रभात से अपडेट लेते हैं। प्रभात, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वो खुद भी बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर में जो चकेरी में वारदात हुई है उसने वाकई में दिल दहला दिया लोगों का, क्योंकि दिन दहाड़े यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। हम इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे, जो आप ये सामने एरिया घिरा हुआ देख रहे हैं, यहीं पर इनोवा गाड़ी आकर रुकती है और उससे पिंटू सेंगर जो है वो उतरकर फ़ोन में बात कर रहे होते हैं। उसी दरमियान 2 बाइकों से 4 लोग जो है वो आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और यही नहीं रुकते हैं, वो आगे जाते हैं, उसके बाद यू टर्न लेके वापस से आते हैं और फिर से फायरिंग करते हुए चले जाते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो पिंटू सेंगर जो है जिनकी डेथ हुई है, उनके शरीर में 5 गोलियां लगी पाई गई हैं। तो वहीं जो आलाधिकारी हैं, एसपी, एसएसपी और सीओ, सभी लोग मौके पहुंचे और तुरंत पूछताछ और जांच में जुट गए। उनका कहना है कि लगभग दर्जन भर राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पर, उसके खोखे मिले हैं। हालांकि सीसीटीवी की वो तलाश की जा रही है, आखिरकार कौन लोग थे, कहाँ से थे, और सबसे अहम कि जो बाइक से आए थे वो सब हाई स्पीड बाइक थी और वहां से आते हैं और यहाँ पर फायरिंग करते हुए चले जाते हैं। वहीं बताया
बताया जा रहा है कि जो पिंटू सेंगर हैं इनका खुद का भी पुराना आपराधिक इतिहास है और जी हाँ, 2017 बिल्कुल, और में 28 उनके मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। और बड़ी बात ये कि आज की ये जो घटना है वो पूरी तरह से प्री प्लान नजर आ रही थी। मतलब उन्हें मालूम था कि उनको अस्पताल ले जाया जाना है और बाइक पर ये लोग सवार होकर आते हैं, वो जगह भी इनको मालूम थी, रास्ता, समय, हर चीज का अंदाजा था और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्लानिंग है, क्योंकि बताया जा रहा है 2017 से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर मीटिंग होनी थी और जो कंप्रोमाइज, जो पुराने विवाद चल रहे थे उसको लेकर समझौता करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन जैसे ही वो यहाँ उतरते हैं और फ़ोन पर बात ही कर रहे होते हैं, उसी दरमियान 4 जो बाइक सवार बदमाश हैं वो आते हैं और गोली मार कर चले जाते हैं। हालांकि जो मामले नाम जो है वो प्रकाश में आ रहा है, उसमें पप्पू स्मार्ट जो है वो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। तो वहीं साउद है, उनका नाम सामने आ रहा है। और जिनके यहाँ पर ये पूरा कंप्रोमाइज होना था वो चंद्रेश सिंह है, जो इनके साथ छात्र नेता भी रहे और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके यहाँ पर ये बैठक होनी थी और यहीं पर कंप्रोमाइज होना था, क्योंकि इन लोगों का सभी का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। साथ ही साथ सबसे और अब इस सबसे जोड़कर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उससे बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम अपडेट के लिए प्रभात। अगली खबर अमेठी से है, जहां एक दूल्हा दुल्हन लेने चला लेकिन पुलिस उसे उठा लाई और उसे क्वारंटीन कर दिया। दरअसल शादी के लिए सज धज कर ये दूल्हा निकला था, लेकिन ये कोरोना से संक्रमित था। जैसे ही प्रशासन के हाथ उसकी रिपोर्ट लगी, फौरन अधिकारियों ने बीच रास्ते में ही उसे रोक दिया। बारात जानी थी बाराबंकी, लेकिन फिर प्रशासन इलाज के लिए दूल्हे को अस्पताल लेकर आई। उधर गाजियाबाद से हैरान करने वाली खबर आई है। खबर है कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मृतक के परिजन यूं तो अंतिम संस्कार वाली जगह से दूर रहते हैं, लेकिन जब किसी मृतक ने महंगी अंगूठी या महंगी वस्तु पहनी होती है तो परिजन उसकी मांग जरूर करते हैं, जो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को खतरे में डालती है, क्योंकि शव को अस्पताल से 2 पैकिंग में भेजा जाता है जो सैनिटाइज्ड होती है। ऐसे में पैकिंग खोलकर और जेवरात निकालना खतरे का काम है, लेकिन फिर भी अंतिम क्रिया क्रम में जो लोग जुड़े होते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। दुखद खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। यहां इलाज के दौरान 3 महीने की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। मामला मीरापुर का है। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों का कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत हुई है, जिससे नाराज परिजनों ने क्लिनिक में डॉक्टर और कंपाउंडर के साथ मारपीट भी की। कब एडमिट करी थी ये लड़की? अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां मझौला इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स का शव घर के अंदर बंद कमरे में पड़ा मिला। मृतक के सर से खून बह रहा था। कहा जा रहा है कि हो सकता है नशे में गिरकर इसकी मौत हो गई हो, लेकिन अनहोनी से दूसरी तरफ आपराधिक घटना की साजिश के एंगल से भी पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। उधर भारत चीन सीमा पर हुई हिंसा के दौरान शहीद हुए 20 जवानों के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। जहां विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने पूछा सरकार से कि भारतीय सेना के जवानों को बॉर्डर पर बिना हथियारों के क्यों भेजा था, जिस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। साथ ही नड्डा ने यह भी कहा कि इस तरह से सवाल पूछकर वो सीमित जानकारी का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि जिस तरह का बयान राहुल गांधी दे रहे हैं वो सेना का मनोबल गिराने जैसा काम है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कम जानकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। एक बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। मौके पर 2 से 3 आतंकी होने की खबर है। लकड़पोरा के पुडूस इलाके में यह एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर, मौके पर 2 से 3 आतंकी होने की खबर है। ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी कर ली है। लकड़पोरा के पुडुसू इलाके में इस वक्त ये मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकी वहां छुपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से इस वक्त मुठभेड़ चल रही है और बड़ी बात यह कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है।
और अब बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज के नए पुलिस कप्तान अभिषेक दीक्षित ने कमान संभालते ही तेवर दिखा दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने पुलिसकर्मियों को गुड मॉर्निंग टास्क दिया है, साथ ही अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन पाताल शुरू करने का आदेश दिया है। गुड मॉर्निंग मुहिम के तहत मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों से संवाद कर सुरक्षा इंतजामों का फीडबैक लेना होगा, तो ऑपरेशन पाताल के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसा जाना है। इन दोनों अभियान में बीट के सिपाहियों से लेकर एडिशनल एसपी रैंक तक के ऑफिसर शामिल हैं। अभी शुरुआती दौर में 48 घंटे का एक ऑपरेशन हमने प्लान किया है, क्योंकि ऐसा देखने में आया कि प्रायः बॉडीली ऑफेंसेस इस तरह से होते हैं जिसमें अवैध असलहों का इस्तेमाल होता है, तो वो अवैध असलहों को बरामद किया जाए, उन पर कार्रवाई हो। इसके लिए 48 घंटे का एक ऑपरेशन अभी प्लान किया है, जिसे ऑपरेशन पाताल का हमने नाम दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के अवैध असलहे हैं उन पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। कब से चलेगा ये? आज शाम 8 बजे से ये अभियान शुरू होगा और इसमें जिम्मेदारी सीनियर अधिकारियों से लेकर बीट कांस्टेबल तक की फिक्स की गई है। हर एक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ इस तरह के अवैध असलहे हैं हम उन्हें बरामद करने में, उन पर उचित कार्रवाई करने में सफल हो सकें। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।